दोस्तों मेरा नाम इंद्र विजय है और बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे थे कि जजमेंट राइटिंग पे भी चर्चा करें, आप बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ जजमेंट राइटिंग पे। तो जजमेंट राइटिंग का जो है छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं और उनके चक्कर में इंप्रेशन खराब करके अपने नंबर कटवा लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश सिविल जज के मेंस में जजमेंट राइटिंग का एक पूरा पेपर होता है 100 नंबर का, और उसी पेपर पर बहुत कुछ आपका सिलेक्शन भी डिपेंड करता है, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में हर बार वो नए प्रकार की प्रॉब्लम पूछते हैं। और जब आप जजमेंट राइटिंग में लिख रहे होते हैं तो एक तो घबराहट भी होती है और टाइम भी कम होता है, तो इस चक्कर में बहुत सारा टाइम लग जाता है आप लोगों को लिखने में और कई बार छूट भी जाता है। तो हम लोग कई बार टाइटल पेज बनाने में ही बहुत सारी गलतियां कर डालते हैं और उन गलतियों का इफेक्ट ये होता है, टाइटल पेज में जो गलतियां आप करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उनका बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इफेक्ट हो कि आपके नंबर कट जाएंगे या जजमेंट राइटिंग के पूरे नंबर काट दिए जाएंगे, पर हाँ एक गंदा इंप्रेशन जरूर आ जाता है। क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग जब कोई बुक खरीदते हैं तो उसके कवर पेज से ही हम उसको जज करते हैं। तो ऐसे ही जजमेंट राइटिंग में जो चेक करने वाला होता है उसको ये लगता है कि आपको इतनी छोटी सी चीज़ पता नहीं है, तो आप क्या जजमेंट राइटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल पेज पर ही बात करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि लोग क्या गलतियां करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जिला मध्य प्रदेश, ये आपकी हेडिंग रहती है सबसे ऊपर। इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, इस टाइप की आपकी एक हेडिंग बनेगी इंग्लिश वालों की और हिंदी वालों की। अब इसमें कई बार लोग क्या करते हैं कि यहां गलती कर देते हैं, यहां एबीसी लिख देते हैं। तो ये क्रिमिनल मामलों में सही है, पर सिविल मामलों में ऐसा नहीं होता है। सिविल मामलों में अलग से हम लोग लिखते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, और पीठासीन अधिकारी के नाम के यहां हम लोग डैश कर देते हैं। अपना नाम नहीं लिखना है आप लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर में, क्योंकि इस चीज से क्या हो जाएगा कि मार्किंग मान ली जाएगी और आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो यहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर में आपको एक डैश लगा के छोड़ देना है। कोई भी आपको सिंबल नहीं बनाना है अपने जजमेंट राइटिंग की आंसर बुक में। किसी भी प्रकार कहीं भी आपको हस्ताक्षर नहीं करने हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा कुछ कर लेंगे तो वो पहचान चिन्ह मान लिया जाएगा और आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप डिस्क्वालीफाई मान लिए जाएंगे। तो आपको कोई भी चिन्ह नहीं लगाना है, चिन्ह ऐसा कि जिससे पहचान हो सके आपकी कॉपी की। ठीक है, ये जो आपने ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट से कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट पहचान चिन्ह में नहीं आता है। आपने कॉमा लगाया है, ब्रैकेट में पहचान चिन्ह में नहीं आता है। आपने मान लीजिए कोई डेट लिखी है, ठीक है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये पहचान चिन्ह नहीं है। आपने ऐसे ऐसे कर दिया, ये पहचान चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो आप पहचान चिन्ह ना लगाएं। अब आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, आपने लिखा, एक डैश लगाया और ब्रैकेट चेंज कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके राइट हैंड साइड ये चार चीजें लिखनी होती हैं। सबसे पहले आता है, पहले आपने देखा होगा कि जब आप पहले जजमेंट लिखा करते थे तो उसमें लिखना होता था व्यवहार बाद क्रमांक। अब क्या हुआ है, हाई कोर्ट ने अभी लेटेस्ट में लगभग 1 वर्ष पहले अपने प्रोफार्मा को चेंज कर दिया है और इन्होंने उसकी जगह पे ये एंट्रीज करवाने लगे, क्योंकि अब ऑनलाइन का भी बोलबाला है और ऑनलाइन भी बहुत सारी कॉपियां उपलब्ध हो जाती हैं जजमेंट से लेके बहुत सारी चीजों की। तो इसलिए अब ऑनलाइन के रिगार्डिंग ही उन्होंने इसका केस नंबर वगैरह फिक्स किया है। तो सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है आपको पहला। दूसरा आता है फाइलिंग नंबर, तीसरा आता है सीएनआर नंबर और चौथा आता है फाइलिंग डेट। ये चार चीजें, और चाहे आप हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के, हाई कोर्ट ने अपने जो फॉर्मेट जारी किया है उसमें ही इंग्लिश में लिख के दिया है, तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। इसके बाद आपकी बात आती है पार्टीज नेम। तो सबसे पहले आता है वादी, ठीक है, वादी के साथ आपको लिखना है, मतलब प्लेंटिफ, प्लेंटिफ उसका आ जाएगा आत्मज, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सन ऑफ। तो प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के साथ आ जाएगा आपका सन ऑफ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आयु अर्थात एज, और तीसरा आ जाएगा ऑक्यूपेशन, और लास्ट आ जाएगा आपका निवास रेसिडेंस। तो ये चीजें आपको लिखनी होंगी वादी के साथ। इनके 4 कॉलम अलग अलग ही बनाएं तो ज्यादा अच्छा है, इनको एक साथ मिक्स करने की कोशिश ना करें। और यहां आपको लिख देना है वादी, ठीक है, इसके सामने एक बड़ा सा लाइन लगा के लिख देना है वादी, मतलब प्लेंटिफ। अब आता है प्रतिवादी, ठीक है, तो प्रतिवादी में भी ऐसे एंट्री चलेंगी, वादी की जगह पे आ जाएगा प्रतिवादी, ठीक है। और यहां
प्रतिवादी हो जाएगा वादी की जगह पे। तो बिल्कुल सेम एंट्रीज आपकी प्रतिवादी में चलेंगी। बस प्रतिवादी में आपको एक चीज याद रखना है कि यदि लैंड से जुड़ा हुआ कोई केस आता है आपके पास जो रेवेन्यू पे करती हैं, तो गवर्नमेंट भी उसमें एक पार्टी बन जाएगी। तो आपको वहां लिखना होता है सरकार द्वारा कलेक्टर, ठीक है, और थोड़ा सा वहां उनका डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा कि सागर मध्य प्रदेश, ठीक है, इस टाइप से। तो ये एक टाइप से ये आ जाएगा। अब आता है कि यदि एक से ज्यादा वादी हैं, एक से ज्यादा प्रतिवादी हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? तो वादी की जगह पे आ जाएगा वादीगण। आपको ऐसे लिखना होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने भी वादी होते हैं, जितने भी प्रतिवादी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नंबरिंग कर सकते हैं। और ये एंट्री जो है, ये चारों कॉलम जो है एक साथ चलेंगे। अब वादी और प्रतिवादी के बीच में आपको यदि हिंदी से हैं आप तो बनाम लिखना है, और यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो वर्सेस लिख दीजिएगा। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी और आपकी हेल्प करेगी। इसी प्रकार के और वीडियो भी हम लाते रहेंगे, और विधान लॉ क्लासेस के माध्यम से जजमेंट राइटिंग की क्लास रेगुलर चल रही है। तो आप लोग यदि एंट्री चाहते हैं उसमें तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।